तो लास्ट थ्योरी चैप्टर चल रहा था हमारा, और आज का टॉपिक है एंगेजमेंट लेटर। देखिए एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जब हर्षित की एंगेजमेंट होगी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी क्या सामने वाले के साथ? हाँ भाई हर्षित। होगी सर। अभी तक भुगत रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो तो। ऐसे शर्माया छोड़ा। ठीक है, तो वैसे ही है ना कि भाई कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी होता है कि भाई ये है वो है बताना दिखाना है। अब वैसे ही सर जब ऑडिटर और क्लाइंट का एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे वो एंगेजमेंट नहीं है, यहाँ पे काम करने का एंगेजमेंट है, ठीक है, ऑडिट करने का एंगेजमेंट। तो बाद में फ्यूचर में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो कुछ बातें क्लियर करना जरूरी होता है। जैसे कि भैया ऑडिट में क्या क्या करना है आप मुझे बता दो पहले, है ना? जैसे हमारे घर में फर्नीचर, मैंने बताया कि हमारे घर में क्या होता है, जैसे फर्नीचर का काम आई थिंक आप सबने करवा रखा होगा अपने घर में, कभी ना कभी करवा रखा है फर्नीचर का काम कारपेंटर का काम। यस, ठीक है, या हो सकता है मेशन का काम कराए, मेशन मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। अब इन दोनों ही काम के अंदर होता क्या है, हम स्टार्ट तो कुछ और करते हैं कि भैया ये करना है ना, और फिर लास्ट में जाते जाते अपन उससे इतने काम करवाने की कोशिश करते हैं, ये भी कर दो, एक पाटा बना दो, एक ये बना दो, ये बची हुई लकड़ी का ये कर दो, वो कर दो। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे घड़ी घड़ी टांगने के लिए कील लगा दो, फिर यहाँ पे एक गेट लगा दो, एक हैंडल भी लगा दो। पता नहीं अपन को कितने काम उससे और करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार उस चीज में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। डिस्प्यूट होने का मतलब कि भाई वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है, अपन कहते हैं नहीं भैया इसका कोई चार्ज थोड़ी, कई बातें हो सकती है। तो सेम वही चीज ऑडिटर की है। ऑडिटर पहले ही कहेगा कि भैया मुझे क्या क्या काम करवाना आप मेरे से चाहते हो वो बता दो, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मेरी टर्म सुन लो आप, मैं ये काम करूंगा, इस तरीके से करूंगा, इतने टाइम में करूंगा और इतना पैसा लूंगा। आर यू एग्री? मैनेजमेंट पढ़ेगा। अगर कोई कंडीशन चेंज करानी होगी, जैसे मान लो ऑडिटर ने लिखा है कि ऑडिट करने में 2 महीने लगेंगे, मैनेजमेंट ने कहा सर 2 महीने नहीं, हमें तो 50 दिन में रिपोर्ट चाहिए, तो वो उस पर नेगोशिएट हो जाएगा जो भी होना है, और हो के वो एक लेटर फाइनल हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में ना तो ये रहेगा कि फीस कम ज्यादा, भैया बात जो हो रखी है वो पेमेंट हो जाएगा, ना स्कोप के ऊपर रहेगा कि भैया ये चेक करनी थी आपने तो चेक की नहीं, ठीक है, ना टाइम पे रहेगा कि सर आपने टाइम नहीं दिया। प्लस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसमें फिक्स कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे ना, मैं उस दिन से 1 महीने के अंदर, आप मुझे जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे मैं उस दिन से 1 महीने के अंदर ऑडिट कर दूंगा। अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सर 2 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, आप टाइम निकालते जा रहे हैं, ठीक है, और ड्यू डेट से 10 दिन पहले आप मुझे क्या देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देते हैं, और कहते हैं कि अब ऑडिट फाइनल करके दो ड्यू डेट से पहले। तो बताइए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो फिक्स होना चाहिए ना, वरना आप तो टाइम पे कह दोगे कि सर हमने तो बुक्स अकाउंट दे दिया था आपको, आपने किया ही नहीं काम। समझ गए? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। तो ये सारी बातें पहले ही डिसाइड कर ली जाती है, नक्की कर ली जाती है, ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। समझ गए? बता दीजिए एक बार, इज दैट क्लियर? जब भी आप किसी रिलेटिव के साथ, मैं ना आपको पर्सनली बोल रहा हूं, जब भी आप किसी रिलेटिव के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, ठीक है, वेदर इट इज जॉब, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, खुल के बात कर लेना, कौन कितना किसको कैसे कब पे करेगा, वरना सबसे ज्यादा गड़बड़ वही होती है। ठीक है, रिलेशंस खराब हो जाते हैं बाद में पैसे के लिए, तो इट्स बेटर कि पहले ही बात कर लें। चलिए, ऑडिटर एग्री विद द क्लाइंट्स मैनेजमेंट इन राइटिंग अबाउट द स्कोप। देखो क्या क्या चीजें डिसाइड करेंगे, स्कोप, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। रिटर्न कम्युनिकेशन इज रेफर्ड एज एन एंगेजमेंट लेटर। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसको ही क्या नाम दिया गया है, एंगेजमेंट लेटर नाम दिया गया है। अब क्यों बना रहे सर ये पर्पज, ताकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग को कम से कम कर सके। दैट्स इट।
ओके, तो ऑडिटर सारे अपने क्लाइंट को ये लेटर भेजेगा। क्लाइंट चाहता है तो चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, चेंज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट में नॉट अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, द लेटर इज आल्सो सेंट टू द कंटिन्यूइंग क्लाइंट। बस सिंपल सी बात। समझ गए? तो आप अब मैं एज ए ऑडिटर अपने सारे क्लाइंट्स को लेटर भेज दूंगा कि भैया ये इस साल के ऑडिट के टर्म्स रहेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो। पहली बात कर लेंगे, पहले उसमें करेक्शन होना हो जाएगा, फाइनली उसका प्रिंट हो जाएगा, उस पर दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे, ऐसा खत्म। ठीक है, जैसे ठेकेदार को काम देने से पहले एग्रीमेंट करते हैं क्या अपन? घर बनवाते हैं या कोई भी लेबर का काम करते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं क्या? यस, तो सेम इट जस्ट इन एग्रीमेंट। आगे आ जाइए। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ऑडिटिंग जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हम बात करते हैं। द ऑडिटर एंड द क्लाइंट शुड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, द एंगेजमेंट शुड बी इन राइटिंग। अभी बात तो हम ऑलरेडी वही कह चुके हैं कि राइटिंग में होना चाहिए। दो द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेवेंट इंस्टीट्यूट and the pronouncement of the institute, the audit engagement letter would be informative to the client. अब ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सर कंपनी ऑडिट करनी है। अब कंपनी ऑडिट में क्या क्या करना है वो तो वैसे तो पता ही है कि कंपनी एक्ट में जो लिखा है वो सारा करना है, ठीक है, पर फिर भी हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भैया हम ये करेंगे, आपको जानकारी हो या ना हो, हम आपके, ठीक है, नॉलेज में डालते हैं बात। ऑडिटर शुड सेंड द एंगेजमेंट लेटर। अब ऑडिटर लेटर भेजेगा प्रिफरेबली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एंगेजमेंट टू हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। वही बात लिखी हुई है, कोई अलग से कुछ बात नहीं। बता दीजिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीए बेटर या सीएमए बेटर, क्या कहेंगे आप? सीए बेटर होता है या सीएमए बेटर होता है? एक चूज करो, एक। हु इज बेस्ट, हु इज बेस्ट? देखो, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो कुछ जवाब आए मेरे पास, सर दोनों अपनी जगह सही है, दोनों बेस्ट है, कुछ कह रहे सीए बेस्ट है। सेल्समैन को देखा आपने? सेल्समैन, कभी कोई सेल्समैन से पाला पड़ा है? कोई कंपनी का हो, किसी का भी हो, सेल्समैन देखा है कभी? अब एक सेल्समैन है ना, एक सेल्समैन है और वो साबुन बेच रहे हैं, सोप बेच रहे हैं ना, कोई नया ब्रांड है उसका, और वो, अब उसको पता है कि उसका ब्रांड जो मल्टी ब्रांड्स है ना, जो पार्क एवेन्यू मान लीजिए, लक्स है, लाइवबॉय है, जो भी है, ठीक है, उसको पता है कि इनसे मेरा ब्रांड कम है। पता होता है या नहीं पता? बोलो। सेल्समैन को अपने ब्रांड के बारे में पता होता है या नहीं होता, कि कंपेयर टू अदर ब्रांड्स हम किस लेवल पे हैं, पता होता है। फिर भी वो कॉन्फिडेंटली, अरे सर क्या क्या बात कर रहे हो आप, लाइवबॉय, लक्स, क्या आप हमारा ब्रांड लेके तो देखो, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, इसकी जो क्वालिटी है ना वो तो कहीं नहीं है। अरे तो जो चीज आप कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंट तो रहो उस पे, कि नहीं सर हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट। समझ गए? अब खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई पूछेगा उसको कैसे सेटिस्फाइड करोगे? आप कहोगे क्या, कोई पूछेगा रिश्तेदार क्या कर रहे हो, आप सीएमए कर रहे हैं, वो बोलेगा सीएमए है क्या इसको? अब आप खुद थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओगे, ठीक है, इतना सीए जितना तो नहीं पर है। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों होना, आप बोलो बहुत है भाई, गजब है सर, 20-22 22 लाख के जॉब लग रहे हैं, बहुत जोरदार है। दूसरे की बुराई मत करो पर अपनी तो, अपनी वाह तो कर ही सकते हो, दूसरे की बुराई नहीं करोगे तो। कभी भी दूसरे की बुराई करके आगे मत जाओ, पर अपनी वाह तो कर सकते हो। समझ रहे हो बात को?
ओके, चलो अगर मैं अब आपसे पूछूं किसी से भी कि बताओ यार सीएमए क्यों बेस्ट है, सीएमए में क्या अच्छा है, बताओ, बता सकते हैं क्या? कोई बता सकता है? अपने जो कोर्स आप कर रहे हैं जिसमें आप 3 साल लगा रहे हैं, 4 साल लगा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कोर्स बेस्ट क्यों है, वाई? बोलिए, एनीबडी? ओके, ओके, नहीं नहीं, ये कोर्स की खूबी नहीं बतानी है कि इसका ड्यूरेशन, इसमें ट्रेनिंग, वो नहीं, क्वालिटी बतानी है, सीएमए की क्वालिटी क्या है। बस एक दो बच्चों ने बताया है, सिद्धि एंड शेफाली, बस, बाकी कोई नहीं। सर जिस पोस्ट कम कैसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये टॉपिक इसके लिए पूछा था मैंने। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, रोल ऑफ सीएमए इन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में सीएमए का क्या रोल है, और इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मुझे बताइए, क्या इसका आंसर कोई याद करने वाला आंसर हो सकता है? मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इस टॉपिक का आंसर कोई याद करने वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद की तारीफ ही तो करनी है, ये खुद की तारीफ ही तो करनी है, इंटरनल कंट्रोल से जोड़ के, इंटरनल ऑडिट से जोड़ के खुद की तारीफ कर दो। तो सबसे पहले तो बोल दिया कि भैया हम बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? कैसे? कोर कॉम्पिटेंसी इन अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग में बहुत नॉलेज है, हमें मैनेजमेंट का बहुत नॉलेज है, और स्ट्रेटेजिकल नॉलेज भी हमें है, ठीक है। हम फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट रखते हैं, मतलब हम आगे की सोच रखते हैं, और रिस्क वगैरह को मैनेज करने के लिए, अभी जैसे बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। ऐसे अपनी तारीफ कर सकते हैं ना? यस, बस वही तो करना है। आगे लिखा है सर, सीएमए possess ऑल द एक्सपर्टीज टू evaluate the operational efficiency, productivity, प्रॉफिटेबिलिटी, वेस्टेज कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, इनएफिशिएंसी कहाँ हो रही है। पोस्टिंग से रिलेटेड सारे टर्म चिपका दो, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, वेस्टेज कंट्रोल, अब नॉर्मल लॉस कंट्रोल, ये सब चिपका दो कि सब कोस्टिंग से रिलेटेड हम सब जानते हैं, ठीक है। बस साथ में ये लिख देना कि जानते हम सब कुछ है, हमसे पूछना कुछ मत, वरना पोल खुल जाएगी ना। दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज इन जजिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में क्यों, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है सर हमने, हमें पता है मैनेजमेंट ऑडिट कैसे होती है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, CS2 पढ़ा है ना, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया आपको, ठीक है। तो बस वही तो सारे हैं जो पढ़े हैं, कॉस्ट ऑडिट का जो सिलेबस है ना वो सारा चिपका दो, जब हमने ये पढ़ा है, हमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में पता है, हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में पता है, स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है वो सब पता है हमें, परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिट्स कैसे निकाली जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब हमें पता है सर, यूटिलिटीज का, एनर्जी कंजम्पशन का, इन सब के बारे में हमें डिटेल जानकारी। बताइए, क्या आराम से लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन? जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है जरूरी नहीं है आप वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, ओके। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर अपनी लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं, सर हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत से भी ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते, ठीक है, हम कोस्टिंग के महागुरु हैं, हम कोस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, ऐसे एक ही एक बात
घुमा फिरा के लिखने वाला वो काम ना करें। समझ गए? कुछ टेक्निकल वर्ड जैसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस तरीके के पॉइंट वहां पे लगाए। समझ गए? देखो एक चीज हमेशा मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, हर सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जिसमें ऑडिट है, लॉ है, ठीक है, या एसपीएम है, तो जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेशली और बाकी सबके लिए, जब तक आपको अपने थॉट से, अपनी नॉलेज से आंसर लिखना नहीं आता ना, आपका पास होना या अच्छे नंबर लाना बहुत टिपिकल है। समझ रहे हैं? आपका पास होना और नंबर लाना बहुत टिपिकल है अगर आप मन से आंसर नहीं लिख सकते। बहुत लोगों की आदत होती है मन से आंसर नहीं लिख पाते, वो चीज उन्होंने पढ़ी है तो ही लिखेंगे वरना नहीं लिख सकते, और एज इट इज याद है तो ही लिखेंगे वरना नहीं लिख सकते। तो अगर ऐसी कहीं कमी है तो उसको दूर कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए सर, ऑपरेशनल ऑडिट क्या कह रहे हैं? ऑपरेशनल ऑडिट सुन लीजिए। ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर कहा रट्टा नहीं जाता, रटना चाहिए भी नहीं। देखो रटना चाहिए भी नहीं। मैंने जो एग्जाम दिए थे फाइनल में, तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। मैंने जब पर्सनली मेरा खुद का इंटर का एग्जाम दिया था, मैंने सिर्फ एग्जाम के पहले दिन पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था, पूरा सब्जेक्ट। आप देख लो, एक दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने। ओनली वन डे। तो आपको क्या लगता है एक दिन में रटा जा सकता है? तो मेरे जो मार्क्स थे वो ओनली फॉर कॉन्फिडेंस कि हाँ पढ़ लिया, समझ लिया, लिख देंगे, कोई बात नहीं। आपका 90% कोर्स हो जाता है ना, सिलेबस नहीं, सिलेबस कोचिंग में तो पूरा हो जाता है। आपने पर्सनली 90% कर लिया, 10% में कुछ चीज छोड़ दिया आपने, तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो कि भाई क्या करेंगे, उसमें से आ गया तो अरे कोई बात नहीं, आ गया तो 90 में से 60 ले आओ, जरूरी थोड़ी है उस 10% पे जाना। मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, जैसे मैं जब पढ़ता था ना तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, आईडीटी के अंदर हमारे आता था सर्विस टैक्स, वेट, कस्टम, ठीक है, एक्साइज, ये आता था। ठीक है, फिर 2017 में सबकी जगह क्या आ गया? जीएसटी एंड कस्टम हो गया ना, राइट। अब मैंने जब इंटर का एग्जाम दिया तो जीएसटी मैंने पहली बार पढ़ा, कि ना तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस भी नहीं करता मैं जीएसटी की, मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। तो जीएसटी नॉर्मल जितना पता होता है एक रूटीन वर्क, उतना तो पता था, बाकी कुछ नहीं आता, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं पता थी। मैंने एक दिन पढ़ा था, सिर्फ एक दिन पढ़ा था, पूरी बुक एक दिन में पढ़ी थी मैंने इसकी। ठीक है, और मेरे मार्क्स थे इसमें कितने थे? थिंक 71 मार्क्स थे। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना सोचें, ये बात मन में लाए नहीं कि सब पढ़ेंगे, याद किया होगा, टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ही मार्क्स आते हैं। आप उसको कैसे लिख पाते हैं उस पर है डिपेंड। समझ गए? चलिए, the internal audit function in any organization can be broadly categorized into 3 categories। अब internal audit के पार्ट हैं क्या क्या? फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, however in operational audit is sometimes defined as extension of financial audit। ऑपरेशनल ऑडिट को कई बार फाइनेंशियल ऑडिट का एक्सटेंशन बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर तो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही देखा जाता है, पैसा इन्वॉल्व है तो चेक करेंगे वरना चेक नहीं करेंगे। तो ऑपरेशनल ऑडिट में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी लिया गया है, तो इसलिए बोल दिया कि उसका एक्सटेंशन है, उतना काम तो वहां हो ही जाता है, बोलते हैं बाकी काम कहाँ कर लो, ऑपरेशनल ऑडिट में कर लो। ठीक है, इंटरनल ऑडिट मेनली प्ले ए सप्लीमेंट्री रोल टू द फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। अब देखो,
आपको याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब इंटरनल ऑडिटर काम करता है वो करता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर करता है। जब ईयर एंड हो जाता है तो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है, वो अपनी ऑडिट करता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट बनाता है अपनी, इस रिपोर्ट को आते ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर पढ़ लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि लूपहोल्स कहाँ है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने भी काम तो किया ही है ना, तो उसको मदद मिल जाती है वहां पे वो काम करने में। ठीक है, तो क्या बोला गया, इंटरनल ऑडिट मेनली प्ले ए सप्लीमेंट्री रोल ओनली इन फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, बट ऑपरेशनल ऑडिट इज ए प्राइमरी डोमेन इन द ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। क्यों? क्योंकि सर वो तो वहां पे काम ही नहीं आती, समझ रहे, वो तो वहां पे काम ही नहीं आती। बोलो जी, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ठीक है, अब ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब क्या है? देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग तरीके, है ना, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का काम है, तो वो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग तौर पे अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को हमें देखना होता है, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट। तो अगर बात की जाए तो ऑपरेशनल ऑडिट हैज बीन डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर वे ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दूं और कहूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हो रहे हैं, है ना, ऑर्डर प्रोसेस करना, बिल जनरेट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, जितने भी काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बताओ। तो बताओ कौन सी ऑडिट के लिए बोलूंगा मैं? बोलिए भाई, कौन सी ऑडिट के लिए कहूंगा मैं आपको, कौन सी ऑडिट करवाऊंगा? ऑपरेशनल ऑडिट, क्योंकि वो मेरे सारे ऑपरेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, ठीक है, आप बोलोगे सर फिर मैनेजमेंट ऑडिट में क्या फर्क है? देखो मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट के द्वारा किए गए काम को एग्जामिन किया जाता है, और ऑपरेशनल ऑडिट में जो ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? The objective is to assist in organization. The objective is to assist the organization in performing functions more effectively and economically. ठीक है, will focus on the efficiency and effectiveness of the operation. तो सिंपल सी बात है, जब आप सारे ऑपरेशन चेक करोगे, हर ऑपरेशन में कुछ जो भी कमी है वो हाईलाइट करोगे, तो इंप्रूवमेंट तो हो गई। समझ गए? हमारा पर्पज ही क्या है? पर्पज ही यही है ताकि आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकें हर सिस्टम के अंदर। ठीक है, it is also stated to be an early warning system for detection of potential destructive problem। ठीक है, मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक अलग तरीके से और समझाता हूँ आपको। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं और सबका अपना अपना काम है, क्या बताओ? हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स का अपना अपना काम है, क्या? यस, किसी का काम ब्लड को सर्कुलेट करना है, किसी का काम फंक्शनिंग करवाना है, जो माइंड है, माइंड का काम सारी चीजें कंट्रोल करना होती है। ठीक है, हमारी चीजें, अच्छा एक बताओ, हमारी बॉडी में सब चीजें कंट्रोल कहाँ से होती है, पता है आपको? हमारी बॉडी को कंट्रोल क्या, कौन सा पार्ट करता है कंट्रोल पूरी बॉडी को? ब्रेन करता है। 90% ब्रेन करता है, नॉट 100%, 90% ब्रेन काम करता है। ठीक है, ब्रेन से 12 नस निकलती है, अगर आपको पता हो तो 12 नस निकलती है जो हमारी आंखों से, मुंह से, दांत से, सब चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, और 10% जो होता है वो कंट्रोल करता है स्पाइनल को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, ये कंट्रोल करती है। इससे भी नसें निकलती है अप्रोक्स 30, इससे भी 30 नसें निकलती हैं, समझ रहे? अब आप फुल बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं, तो फुल बॉडी चेकअप वाला क्या करेगा बताइए?
क्या आपको ये बता देगा कि आपके सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताइए। आप जो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, सारे टेस्ट, ब्लड ब्लड, ये शुगर वुगर सब चेक करा दिया, तो क्या वो आपको बता देगा कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट सही परफॉर्म नहीं कर रहा है या एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहा? जैसे वो कहता है कि सर आपका जो हार्ट है उसमें ब्लॉकेज है, वो 90% ही काम कर रहा है, 10% ब्लॉकेज है, कैसे बता सकते हैं? तो क्या उस रिपोर्ट ने हमारे शरीर के हर हिस्से की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बता दी क्या? बता दी? यस सर, बता दी। अब जब हमें कमी पता चल गई, उन्होंने कहा सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट की जो एफिशिएंसी वो कम हो रही है, तो क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, इम्प्रूवमेंट इसमें अचीव कर सकते हैं। तो बस सेम चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम हो रहे हैं और वो सारे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी के लिए हम ऑडिट करवाते हैं, उसमें हमें कमी बताई जाती है और उस कमी को हम दूर करते हैं। बताओ जी, बात समझ में आ गई? यहाँ लिखा है सर अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब क्या? डॉक्टर हमें ये भी कह सकता है कि भैया देखो, स्मोकिंग करना छोड़ दो वरना कैंसर हो सकता है अब आपके, क्योंकि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? या ड्रिंक करना छोड़ दो, लीवर खराब हो सकता है क्योंकि इफेक्ट करने लग गया है। कई चीजें ऐसी हैं, इफेक्ट करती है तो करती है, नहीं करती तो नहीं करती। अब आप, क्योंकि देखो जब किसी को कहते हैं ना भैया ड्रिंक करना छोड़ दो, उसका जवाब क्या आता है? अरे यार मेरे वो रिश्तेदार पूरी जिंदगी पीते रहे, कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता है, ऐसा सुना है? आप किसी को जब एडवाइस करेंगे ना, स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, तो बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, हमारे वो देखो 50 साल से पी रहे हैं, कुछ नहीं होता, बोलते हैं ऐसा, ठीक है? बट ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। आप ऐसा मत सोचो कि उसके नहीं हुआ तो आपके नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके थोड़ा सा पीते ही हो जाते हैं या थोड़ा सा स्मोक करते ही हो जाते हैं, होता है ना? तो इसलिए आप कंपेयर मत करो किसी को से भी, आप अपने आप को देखो। तो वैसे ही ये अर्ली वार्निंग दे देता है आपको कि भैया आपका ये सिस्टम बिगड़ने वाला है, ये चीज खराब होने वाली है, सुधार लो इसको ना। लीजिए, हो गया ऑपरेशनल ऑडिट। आगे हो, इट एक प्रोफेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट of all aspect of business organization, whether it is production area or service area। तो बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को बेटर मैनेज करने के लिए ये हमारी मदद कर देगा। ट्रेडिशनली ऑपरेशनल ऑडिट हैव बीन कंडक्टेड बाय मींस ऑफ क्वेश्चनरी इंटरव्यू ऑफ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चनरी किससे फिल करवाई जाती है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल हेड से कराई। आपने क्या फॉर्म बना रखे हैं लंबे लंबे, आप जाते हैं डिपार्टमेंट के हेड को बोल देते हैं कि लो भैया ये फॉर्म भर दो, वो जैसे ही फॉर्म भर के देगा उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? Virtually all large companies conduct operational audit in their major production and service department. The financial audit tells where the entity was and where it is on the date of balance sheet. However, operational audit tend to answer the question as why the entity is and where it is and how it got there। देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ। अभी उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर डॉक्टर किसी को कहे कि भैया तुम्हारी तो ये बीमारी हो चुकी है, तुम्हारी ये बीमारी हो चुकी है, अब इसका इलाज करवाना पड़ेगा, तो वो तो ये बता दिया कि बीमारी हो चुकी है, वो क्यों हुई, उसका होने का रीजन क्या था, ठीक है, वो किस तरीके से हुई, ये सारी बातें कहाँ पता चलेगी? चेकिंग्स के अंदर, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन आज क्या है? आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइजेशन की हालत आज बहुत खराब है, ठीक है, ये तो फाइनेंशियल ऑडिट बता देगा क्योंकि लॉस हो रहे हैं वगैरह वगैरह देख के सब चीजें बता देंगे। बैलेंस शीट और पीएनएल को देख के आप बता सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की हालत कैसी है, पर वो हालत क्यों हुई ये ऑपरेशनल ऑडिट बताएगा। समझ गए? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑडिट में फर्क समझ गए?
फाइनेंशियल ऑडिट ये बता रहा है कि पोजीशन क्या है, और ऑपरेशनल ऑडिट बता रहा है कि क्यों है और कैसे हुई है। बोल दो भाई, बाकी लोग भी बोल दो। दो लोगों के तो समझ में आ रहा है, मुझे पता है, दो लोगों का तो मुझे पता चलता रहता है, आ रहा है। बाकी लोगों को समझ में आ गया हो तो बता दो। चलिए आगे देखते हैं। It means the evaluation of management performance and efficiency. Therefore, operational audit is a process to determine way to improve production. It falls into the category of management service by evaluating four functions of management: planning, organizing, directing and controlling. ये कह रहे हैं कि इन चारों चीजों को कवर कर लो, इन चारों चीजों का इवैल्यूएशन कर लो, ऑपरेशनल ऑडिट अपने आप हो जाएगी। या फिर यूं कहें कि ऑपरेशनल ऑडिट में इन चारों चीजों के इवैल्यूएशन को कवर किया जाता है। That's it. चलिए नेक्स्ट, इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट में फर्क देखो। इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट में फर्क देखो। इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव का मतलब या तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है इंटरनल ऑडिट करवाने की उसके लिए, या फिर जो काम हमें, जो कंप्लायंस हमें फॉलो करने थे वो हमने करें या नहीं करें, उसके लिए हम ये करवा लेते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट हम जानबूझ के करवाते हैं ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके, हमारे अंदर, हमारी प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सके। इंटरनल ऑडिट का जो फोकस होता है वो फाइनेंशियल आइटम पे होता है, और जबकि ऑपरेशनल ऑडिट का जो फोकस होता है वो पूरे बिजनेस के ऊपर होता है, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल, राइट। इंटरनल ऑडिट के हिसाब से होती है कि भैया ऑडिट करनी है और ओपिनियन देनी है, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट में सिर्फ ओपिनियन नहीं होती, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सजेशंस वगैरह दिए जाते हैं कि भैया क्या कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट में ट्रांजैक्शंस चेक किए जाते हैं, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट में प्रोसेस चेक की जाती है। समझ गए? ये पॉलिसी प्रोसीजर मतलब कि इंटरनल कंट्रोल, इसको बोल सकते हैं आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है, और ये रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं आपको, बताइए क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी इनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार इन थ्योरी वाले चैप्टर को। अगर आपको ये थ्योरी वाले चैप्टर में ये लग रहा है कि याद कैसे होगा सर इतना सारा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हर 15 दिन में 2 दिन निकालो और उन 2 दिन में इनको अच्छे से पढ़ डालो। मतलब हर 15 दिन में, आज से लेके एग्जाम तक, हर 15 दिन के अंदर 2 दिन निकालो, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 इनको पढ़ डालो, अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए। द कोसो का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट डिफाइन इंटरनल कंट्रोल एज। अब इन्होंने इंटरनल कंट्रोल को क्या डिफाइन किया। अब प्रॉब्लम क्यों आती है पता है, ये चलते हुए तो इंटरनल कंट्रोल की बात कर लेते हैं, चलते हुए इंटरनल ऑडिट में घुस जाते हैं, चलते हुए फाइनेंशियल ऑडिट का रेफरेंस मार देते हैं। मतलब जो सिलेबस डिजाइन किया गया ना, बहुत ही अजीब तरीके से डिजाइन किया गया। तो या तो सारी इंटरनल कंट्रोल की बातें हो जाएं, फिर सारी इंटरनल ऑडिट की बातें हो जाएं, फिर सारे फाइनेंशियल ऑडिट की बात हो जाए। ये बीच बीच में, अब देखो अभी हम बात कर रहे थे इंटरनल ऑपरेशनल ऑडिट की, अब बीच में इंटरनल कंट्रोल वापस आ गया। ठीक है, अब इन्होंने इंटरनल कंट्रोल को फिर से डिफाइन किया है। क्या है सर? एक प्रोसेस है अफेक्टेड बाय एंटिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है, और पॉलिसी इनसे इफेक्ट होगी डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से और अदर पर्सनल से। समझ गए? Which is designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in one or more. अब ये फिर से बताने लग गए कि इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया जाता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फिर से
देयर आर मेनी रीजन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशनल ऑडिट। अभी वापस से ऑपरेशनल ऑडिट आ गया और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे इसका, क्योंकि इतना कंटेंट है, कहाँ छांटे और कहाँ लिखें उसको। समझ पा रहे हैं? आप चाहो तो इसको काट दो, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता हो तो आप इस पॉइंट को काट दो, ठीक है? ओके, मैंने समझा दिया क्योंकि लिखा हुआ है, पर आप चाहो तो इसको काट के पूरा ऑपरेशनल एक साथ पढ़ लेना, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, ठीक है? चलिए साहब, ऑपरेशनल ऑडिट कराने के रीजन क्या है सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी प्रोसीजर हमने बनाए हैं हम उनको फॉलो करते रहें, और अगर उसमें कहीं पे भी चूक हो जाए हमसे तो वो हमें पता चल जाए और हम उसको ठीक कर लें। एक्सेसिव सेल्स रिटर्न, अगर हम जो माल बेच रहे हैं वो वापस आ रहा है हमारे पास, तो क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस में गड़बड़ है, हो सकता है हम डिलीवरी लेट कर रहे हैं, हो सकता है हमारी पैकिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से आ सकता है। तो वो जानने के लिए हम भी ऑपरेशनल ऑडिट करवा रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स आप जो रख रहे हैं क्या वो सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उसके लिए। इक्विपमेंट डाउन टाइम, हमारी जो मशीनें हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो ज्यादा खराब क्यों हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, वो जानने के लिए। और पर्सनल टर्नओवर, पर्सनल टर्नओवर का मतलब लेबर टर्नओवर, ठीक है? आपके एम्प्लॉय बार बार में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इन सब ऑपरेशंस में कमी जानने के लिए आपको करवाना होगा ऑपरेशनल ऑडिट। ओके, आगे फिर से वही बात लिखी, आप एक बार इसको रीड कर लेना भैया, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, क्योंकि बार बार वही चीज कहने में मुझे खुद को बोरियत आने लग जाती। बता दीजिए भैया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है बोल दीजिए। नहीं है? चलिए, हमारे 3 टॉपिक बचे हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से बचे हैं। स्टैंडर्ड, रेशियो एंड मिसलेनियस, राइट? तो कल हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे स्टैंडर्ड करेंगे और चाहे मिसलेनियस करेंगे, दोनों में से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है, तो कल हम इन दोनों में से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप इंटर में पढ़ के आए हो, वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है, या जो ICA में पढ़ते हो वो स्टैंडर्ड नहीं है, छोटा सा है, ठीक है? चलिए 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 बजे फिक्स आपकी क्लास सेम ID पे SFM और BV के लिए। आदिश बंसाली सर लेंगे, ओके?